Hello everyone, welcome to Ansarkari. Today we are taking up Hindu newspaper. Starting with the first one, manual drilling on to reach stuck farmer workers. We talk how the rat mining technique is employed. तो रैक माइनिंग टेक्निक है क्या? रैट माइनिंग टेक्निक, एनीथिंग प्रवेश? बेसिकली रैट माइनिंग आई थिंक एक मशीन होती है, उसे ड्रिलिंग करते हैं जैसे, तो मतलब खोदते हैं। तो इस वजह से इसको बोला गया रैट माइनिंग। तो बेसिकली ड्रिलिंग होती है, उसी का नाम दिया गया रैट माइनिंग, जहाँ तक मुझे पता है। हाँ, और रैट माइनिंग इज ऑल्सो रिलेटेड टू द मेघालय, वहाँ पर इलीगल कोल माइनिंग होता है. So rat mining technique is also called when the locals drill the small holes into the coal mining and they वो अंदर ज्यादा घुस करके कोल उठा के लेके आता है, मतलब बेसिक. तो रैट माइनिंग उसी को बोलते हैं. तो आखिर लास्ट में रैट माइनिंग यूज किया जा रहा है. तो एक और वर्ड ये है. रैट माइनिंग जो होती है, ये आम आदमी नहीं कर सकता। इसके लिए बहुत हाईली स्किल्ड वर्कर्स होते हैं, सिर्फ वो ही कर पाते हैं रैट माइनिंग। तो मेघालय के अंदर ही फिलहाल में होती है, तो अभी दूसरा यहाँ पे इसको यूज किया जा रहा है। सो बेसिकली यहाँ पे आई वुड लाइक टू ऐड अप कि दो टाइप्स की माइनिंग प्रैक्टिसेस होती है। एक ओपन कास्ट होती है और एक ये रैट माइनिंग होती है। तो रैट माइनिंग में स्मॉल सी टनल बनाते हैं, उसमें कोलैप्स होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, इसलिए ज्यादा रिस्की कंसिडर की जाती है। ओपन कास्ट में वो पूरा मतलब उसको डिग करके बाहर निकाला जाता है, देन आप माइन करते हो कोल को। यस यस मसी. देन एंड इंडियन बैन किया हुआ है रैट माइनिंग को इंडिया में। हाँ, इंडिया ने बैन किया था इसको क्योंकि देखा गया ये था कि एनवायरनमेंट के लिए ज्यादा हार्मफुल कौन सी है, रेड माइनिंग या ओपन? ओपन माइनिंग, क्योंकि रैट माइनिंग जो होता है इट इज ऑन अ वेरी स्मॉलर स्केल दैन ओपन माइनिंग. लेकिन रैट माइनिंग में कोई सेफ्टी प्रोटोकॉल नहीं होता है, इसी कारण वो ज़्यादा हार्मफुल हजार्डियस होता है विद रिगार्डिंग टू वर्कर्स हेल्थ. तो कमिंग टू द वर्कर्स नेक्स्ट के लिए। आर्टिकल, इलेक्शन कमीशन स्टॉप्स तेलंगाना फार्मर्स एड स्कीम. तो इलेक्शन कमीशन विड्रू परमिशन फॉर द राइतू बंधु स्कीम of the Telangana government, citing violation of Model Code of Conduct. तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत में इलेक्शन कमीशन ने विड्रू किया. राइतु बंधु है क्या? इट इज़ अ फाइनेंशियल असिस्टेंट गिवन टू द फार्मर्स पर सीजन. जैसे पीएम किसान है, 2,000 रुपीज 3 टाइम्स के लिए, तो 6,000 इन अ 1 ईयर. इट इज़ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर. वैसे राइतु बंधु है और कालिया स्कीम है उड़ीसा में. तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स. तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, इसमें क्या कहना है प्रवेश? नहीं, अभी इसे तो अभी हम कुछ कह नहीं सकते। तो इलेक्शन कमीशन ने क्यों किया, और अगर स्टेट गवर्नमेंट हाई इसमें कोर्ट या दिया सुप्रीम। उन्होंने. हाँ, बेसिकली यहाँ पे प्रॉब्लम यही है कि आप इसको इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान इसको हाईलाइट नहीं कर सकते हो, इस पे आप पब्लिसाइज नहीं कर सकते हो। सो दैट इज द रीजन इट इज वायलेटिंग द एमसीसी। Yes. No publicity should be made in this regard. No public function should be organized for disbursement. Obvious सी बात है, क्योंकि ये गवर्नमेंट स्कीम है. इट शुड बी डन टू द गवर्नमेंट, जो तरीके है उसके हिसाब से करना चाहिए, थ्रू बैंक अकाउंट, जैम, ट्रिनिटी एक्सेट्रा. पब्लिसिटी नहीं कर सकते इसको ड्यूरिंग द इलेक्शन प्रोसेस. ये आचार संहिता लगने के बाद घोषणा की हाँ. इन्होंने। हाँ, एमसीसी. ये रीजन। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट कि एमसीसी इट कम्स इनटू फोर्स व्हेन द इलेक्शंस आर अनाउंस्ड। तो अनाउंस होने के बाद ही इट कम्स इनटू एक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन। यस. इसमें मुझसे मेरा क्वेश्चन था, अगर कोई अपने मैनिफेस्टो का पार्ट बनाना कि मैं ये करूंगा, ऐसा होगा, तो फिर आचार संहिता का रोल कितना रह जाता है? मैं ये करूंगा तो वो तो ऐसा उसके अंदर में नहीं आता. एमसीसी के अंडर में आप दे तो नहीं रहे ना. आप आपने प्रॉमिस किया कि ओके आई विल इम्प्लीमेंट कालिया स्कीम व्हेन आई विल कम इनटू पावर. तो दैट इज नॉट वॉल्यूशन ऑफ द एमसीसी. आप जब एमसीसी के सामने जब मोर कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है, उस समय आप दे रहे हैं पैसा, आप पब्लिसाइज कर रहे हैं, वैसे लिखा हुआ ना ऊपर में, पब्लिसाइज कर रहे हैं, पब्लिसिटी दे रहे हैं, तब जाके हुआ. आप तो प्रॉमिस कर रहे हैं. तो पोस्ट गवर्नमेंट प्रॉमिस है एक तरह से.
9 held for selling drugs to students in Noida. तो ड्रग्स कल्चर देखा गया है कि वो स्पेसिफिक स्टेट में नहीं है, वो हर एक हिंदुस्तान में कॉलेज में पाया जाता है. दे हैव सप्लाइड ड्रग्स इन पार्सल सिमिलर टू दोस यूज्ड बाय ई कॉमर्स फर्म. तो इंडिजिनस गांजा हो गया, अफीम हो गया, या फिर और भी जो ड्रग्स होता है. तो इसमें इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन करूँ ना ड्रग्स रिलेटेड, CDSCO. मतलब एनसीबी है, इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन ड्रग्स रिलेटेड, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो. प्रवेश इसमें उसी में एक्ट कौन सा है बोला है इसमें कि एनसीबी के अंदर? एनएस, नारकोटिक्स साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1987 के आसपास में. करुणा काइंडली चेक. 1987 ही है. 87, हाँ ट्रू. सचिन क्या बोल रहे थे? यही था कि जैसे जो यूथ या फिर स्टूडेंट्स को टारगेट करते हैं कि ड्रग रैकेट्स वगैरह वो जो है, तो इसके लिए गवर्नमेंट को स्कीम्स या कुछ प्रोग्राम्स हैं जो ऐसे रन कर रहे हो कि स्टूडेंट्स को रिहैबिलिटेशन की तरफ. प्रवेश बोले. पहले तो जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज का एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वहाँ पे उन्होंने सबने यही बताया होता है कि ये चीज़ें बैन होती हैं. लेकिन उसके बाद भी अगर ड्रग सप्लाई होता है तो बेसिकली क्या कर सकते हैं. तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक स्पेशल बच्चों की और जो इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनकी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है, जिसमें वो एज ए स्पाई काम करेंगे. और जो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन है उसको टाइमली इंफॉर्मेशन देते रहेंगे कि इस तरीके से होता है. और दूसरा, जो भी इंसिडेंट अभी होता है तो इसमें प्रॉपर एफआईआर रजिस्टर होके और पूरी जो इसकी लिंक होती है उसकी तह तक जाना चाहिए, और पता लगे कि कहाँ से आता है और किस तरीके से सप्लाई होता है. जैसे कि ई कॉमर्स फर्म्स का भी नाम है तो उनके ऊपर भी जो है एक्शन जो है पुलिस लेगी. तो यही कर सकते हैं अभी तो. और दूसरा है कि जो अपार्ट फ्रॉम व्हाट प्रवेश स्टेटेड, दो तीन अलग एरियाज है. फर्स्ट इज एनसीबी का कोऑर्डिनेशन बढ़ा दिया गया है, और उनका जो दायरा है उनका बढ़ा दिया गया है विथ रिगार्डिंग टू द ड्रग्स केसेस. वो कोऑर्डिनेट ज़्यादा कर सकते हैं स्टेट पुलिस से. सेकेंड इज कि हर एक जगह पे नशा मुक्त केंद्र का गठित भी किया गया है. मेंटल हेल्थ अवेयरनेस भी ड्रग्स से रिलेटेड है, कि डिप्रेशन में ड्रग्स लिया जाता है तो उसके कारण मेंटल हेल्थ इशू भी होता है. तो देर इज अ मोर अवेयरनेस रिगार्डिंग दैट. पंजाब में स्पेशली नशा मुक्त Yes, केंद्र. so it is a part of organized crime where we see कि इंडिया में नॉर्थ इंडियन स्टेट्स जो बॉर्डर स्टेट्स है वहां पे ज्यादा इंस्टेंसेस देखे जाते हैं ड्रग ट्रेड के, और जो कोस्टल स्टेट्स हैं. यस, और खास करके सिक्किम में भी है, तो इसको बोल सकते हैं. हाँ, वो गोल्डन ट्रायंगल एंड गोल्डन क्रेसेंट. सो इसकी वजह से इंडिया हाईली ससेप्टेबल है, क्योंकि हम एक तरीके से ट्रांजिट पॉइंट की तरह एक्ट करते हैं फॉर दिस एंटायर इलीगल जो ड्रग ट्रेड होता है. यस. अपार्ट फ्रॉम दैट, करुणा स्टेटेड नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर सीजर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी गठित किया गया. ठीक है, थैंक यू करुणा. अब से बात करते हैं वीपी सिंह का कंट्रीब्यूशन. तो हमने डिस्कस किया था कि ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बैकवर्ड क्लास कमीशन, जो मंडल कमीशन कहा जाता है, और 27% रिजर्वेशन दिया गया था 1990 से समय में. और उनका सरकार उसके बाद फिर गिर गया था, 1 ईयर का गवर्नमेंट था. और उसके बाद फिर इंदिरा स्वानी जजमेंट आया था जिसमें लिखा गया था कि, इसे बोला गया था कि 50% जो लिमिट है उसको ब्रीच नहीं किया जाएगा. लेकिन आज भी ऐसा हो गया है. फॉर एग्जांपल कुछ स्टेट्स में, ऐसे तमिलनाडु है, और फिर अभी बिहार ने भी पास किया है बिल रिगार्डिंग द 65% रिजर्वेशन. और नेशनल में भी ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन भी 50% ब्रीच कर चुका. तो एक इम्पॉर्टेंट है वीपी सिंह से रिलेटेड, एक्स प्राइम मिनिस्टर थे. अब स्टेटेड फैक्ट्स की वजह से उनको हम सोशल जस्टिस प्राइम मिनिस्टर भी बोलते हैं. यस. तो हम लोग बात करते हैं कि कैसे शिमला में जब बारिश होता है तो इट इज़ अ वेरी
क्रूशल थिंग कि डिजास्टर रिलीफ वहाँ डिफरेंट हो, सेपरेट EIA हो, उसके अलावा भी टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन क्या क्या होना चाहिए। तो एक एग्जांपल यहाँ पर, ऑल्टरनेट टू द री सीमेंट कंस्ट्रक्शन। तो द पॉलिसी इज नीडेड दैट रिस्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग टू नॉट मोर देन 1 स्टोरी। तो 1 स्टोरी बिल्डिंग से ऊपर बनाने वाले जो होटल्स होते हैं उनको रिस्ट्रिक्ट किया जाए, 1 ही स्टोरी रहना चाहिए। और देवदार ट्री, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑलमोस्ट वर्टिकल स्लोप्स ड्यूरिंग द हेवी precipitation also leads to failure of the slopes। तो अपरूटिंग ऑफ द देवदार ट्रीज के कारण क्या होता है कि जो सॉइल इरोजन होता है, लैंडस्लाइड होता है, वो उसको रोक नहीं सकता है जब आपका डिफॉरेस्टेशन होता है ऑफ द देवदार ट्रीज, पर्टिकुलर द देवदार ट्री स्पीसीज। तो इट causes the failure of the slope that supports the thick soil covering the debris cover। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो देवदार ट्री का इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर, 1 स्टोरी बिल्डिंग बनाना चाहिए। एंड प्रोलॉन्ग्ड वेट स्पेल के कारण भी होता है। नहीं उसे जो और उसमें कुछ आप बोल रहे हो ना कि मतलब ये थोड़ा फिजिबल नहीं रहेगा कि 1 स्टोरी होटल्स रहेंगे, क्योंकि उससे तो होगा ये ना कि अगर आप होटल्स के लिए परमिट लाइसेंस देते हैं तो फिर आपको बहुत सारे देने पड़ेंगे और उससे एफोरेस्टेशन की जगह डिफोरेस्टेशन होगा। तो मल्टी स्टोरेज से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत होनी चाहिए जो कंक्रीट मटेरियल आप यूज करते हो उसकी स्टेबिलिटी के अंदर, जो आप आयरन और कंक्रीट यूज करते हो वो किस तरीके का आप यूज करते हो, तो उसमें ही रोबस्टनेस होनी चाहिए। ग्रीहा कोड हो सकता है, उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और इसके बाद जो रेरा सर्टिफिकेशन होता है उसको वहां पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और स्पेशली जो होटल्स और कमर्शियल स्पेस होते हैं उनके लिए, जैसे हम EIA बोलते हैं, डेडिकेटेड EIA होना चाहिए। इस तरीके से जो रेरा है वो भी जो कमर्शियल स्पेस है उनका एक अलग होना चाहिए। रेजिडेंशियल का अलग हो, कमर्शियल का अलग हो। तो ट्रू। बेसिकली यहाँ पे हमें देख रहे हैं कि अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन जैसे हम प्लेन रीजन्स में करते हैं वो मॉडल स्टेट्स के लिए फिट नहीं है। प्लस क्लाइमेट चेंज की वजह से भी दोनों चीजें प्रॉब्लम्स और डिस्ट्रक्शन को और ज्यादा एम्पलीफाई कर रहे हैं। सो यहाँ बेसिकली वी नीड टू सी स्पेसिफिकली, सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर इशू किया है कि जो टूरिस्ट कैपेसिटी है पर्टिकुलर हिल स्टेशन की उसको हमें डिटरमाइन करना इंपॉर्टेंट है। एंड अकॉर्डिंगली अगर 1 स्टोरी बिल्डिंग्स भी सेफर है, सो दैट इज सेफर ऑल्सो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि हाई सिस्मिक जोन में भी है नॉर्थ इन इंडिया। सो उस सेफ्टी पर्सपेक्टिव से भी 1 स्टोरी बिल्डिंग्स आर कंसिडर्ड टू बी मोर सेफर। ओके। एंड प्रोशिक अनदर एक इज चीज कर सकते हैं क्या, जो मतलब एक कंसर्न जैसे कि होता ही है कि अमरनाथ अगर आप जाते हो या और भी जो हिली टेरेन्स में आपके जो श्राइन्स अगर आप वहाँ जाते हो तो आपको प्रॉपर रजिस्ट्रेशन कराना होता है, आपका मेडिकल चेकअप होता है। और उसके बाद एक स्लॉट होता है कि इतने स्लॉट भर गए हैं, पहले वो जाएंगे वो आएंगे, उसके बाद दूसरा स्लॉट का नंबर आएगा। तो इस तरीके से क्या ऐसी जगहों पर नहीं होना चाहिए ताकि जो ओवर क्राउडिंग की, ट्रैफिक मैनेजमेंट की, अर्बन वेस्ट की, वेस्ट जनरेशन की जो प्रॉब्लम आती है इन हिली एरियाज में और टूरिस्ट डेस्टिनेशन में, वो ना आए। ये हम लोग बात किए थे प्रवेश कि जैसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में, अरुणाचल प्रदेश में परमिट सिस्टम है। तो यहाँ पर टूरिज्म परमिट सिस्टम टाइप से कुछ एक कार्ड बनाना चाहिए, जो आप पहले से बुकिंग करना होगा आपको 1 साल पहले से, और कितने लोग हैं उसको भी आप देख सकते हो, फुटफॉल को आप ठीक है। एक रेगुलेट कर सकते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम ठीक। दैट, यहाँ पर जो लिखा हुआ है टर्म्स, जो इंपॉर्टेंट की वर्ड्स है, फ्रैक्चर्ड एंड लीनियर स्ट्रक्चर डिप्रेशन है वहाँ पर। इसके कारण इनहेंस हो जाता है रिगार्डिंग द जो डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द कंस्ट्रक्शन। दूसरा, अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी बात कर चुके। ओपन ड्रेनेज सिस्टम, इट ऑल्सो एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ द मेकिंग ऑफ द स्लोप मोर अनस्टेबल। वेट स्पेल, प्रोलॉन्ग वेट स्पेल मतलब बारिश का ज़्यादा से ज़्यादा सीजन होता है, उसके कारण सैचुरेशन लेवल बढ़ जाता है सब सॉइल में, और उसके कारण फिर लैंडस्लाइड होता है। तो डिटेल्ड जियो हाइड्रोलॉजिकल असेसमेंट भी किया जाना चाहिए। तो अपार्ट फ्रॉम वी हैव टॉक्ड अबाउट 1 स्टोरी बिल्डिंग, ऑल्टरनेटिव टू द री सीमेंट कॉन्क्रीट कंस्ट्रक्शन, वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिफॉरेस्टेशन कंट्रोल करके देवदार ट्री स्पेसिफिकली उसको ग्रो कर सकते हैं, और जियो हाइड्रोलॉजिकल असेसमेंट कर सकते हैं। तो ये 2-3 एरियाज हो गए। तो मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट है। तो कैसे यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने इस पर एक्ट किया है, तो वो लिखा हुआ है कि हम लोग बात की अभी हाल फिलहाल में
राइथु बंधु स्कीम के बारे में, एंड सेकंड इज कर्नाटका गवर्नमेंट गेट्स ईसी नोटिस ओवर द एड्स इन तेलंगाना के पेपर। तो कर्नाटका चीफ सेक्रेटरी को भी एक एक्सप्लेनेशन देने के लिए दिया गया बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑन इश्यू ऑफ वायलेशन ऑफ द प्रोसीडिंग अंडर एमसीसी, कि उन्होंने जाकर क्यों तेलंगाना न्यूज़पेपर में अपना स्कीम को एडवर्टाइजमेंट किया जा करके, तो उस पर ये बात हुआ। तो एग्जाम्पल दे सकते हैं इसको ईसीसी का, एमसीसी तो का। क्या जो एक्सट्रीम केसेस होते हैं वायलेशंस के, उस केस में इलेक्शन कमीशन जो है वो डी रजिस्टर कर सकता है उस पॉलिटिकल पार्टी को? नो, इलेक्शन कमीशन के हाथ में सिर्फ रजिस्टर करना होता है। डी रजिस्टर करना मतलब आप सोचो एक सेकंड कि डी रजिस्टर करना बहुत लंबा प्रोसेस है, और वो कोर्ट के थ्रू हो सकता है, वो ऐसे डायरेक्ट नहीं हो सकता प्रवेश, और नहीं होता भी है, और पावर भी नहीं है और ये इलेक्शन कमीशन के लॉजिकल हाथ भी में। नहीं है कि अगर आप सपोज पॉसिबल इलेक्शंस के दौरान अगर एमसीसी का वायलेशन हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टी को अगर डी रजिस्ट्रेशन की पावर दे रहे हो ईसीआई को, तो ऐसे तो इंडिया में कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं यस, बचेगी। तो कुछ पेनल्टी लगता है या फिर कुछ 1-2 दिन के लिए कैंपेनिंग बंद हो जाता है, वैसा होता है, लेकिन डी रजिस्टर नहीं कर सकते। वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेज वेरी इंपॉर्टेंट, और देहरादून यूके में, यूके मतलब उत्तराखंड। तो इंडिया में वी हैव द वहाँ चाहिए। एनडीएमए, तो इट यस, इज स्टैट्यूटरी बॉडी है। और एसडीए में हो जाते हैं, और डिस्ट्रिक्ट में भी होता है बॉडी, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट बॉडी। तो ऐसा बताया कि ग्रेव रिस्क कन्फ्रंटिंग द वर्ल्ड टुडे, आज के वर्ल्ड में क्या प्रॉब्लम्स है। तो एम के नारायण फेमस पर्सन है, ही इज़ अ फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो एंड फॉर्मर एनएसए। तो इनका देखते हैं इनका क्या ओपिनियन है रिगार्डिंग टू द मेजर रिस्क इन द वर्ल्ड। तो मल्टीपोलर डिसऑर्डर, तो लिबरल डेमोक्रेसी कन्फर्ट्स अ मल्टीट्यूड ऑफ डेंजर्स। तो व्हाट डू यू मीन बाय लिबरल डेमोक्रेसी, करुणा? जहाँ पे पावर सेपरेटेड होती है एंड जो अलग अलग ब्रांचेस होती है गवर्नमेंट की, उनमें एक बैलेंस एंड चेक सिस्टम होता है। minimum interference of the state. ओके, दिस आर मतलब 2 एलिमेंट्स हो क्या, लेकिन एग्जैक्टली क्या लिबरल डेमोक्रेसी में, जहाँ इलेक्शन होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल होता है, और सेपरेशन ऑफ पावर है, तो लिबरल डेमोक्रेसी उसी को कहलाएगा। सेपरेशन ऑफ पावर इंपॉर्टेंट है। और और औषित ये तो फिर डेमोक्रेसी में भी फिट होगा ना, तो हाउ डेमोक्रेसी एंड लिबरल डेमोक्रेसी आर डिफरेंट? क्योंकि लिबरल डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी तो आप बात कर सकते हो कि आप वोट का अधिकार है, तो वोट डेमोक्रेसी, लेकिन हम्म लिबरल डेमोक्रेसी में आपका फ्री स्पीच भी अपहेल्ड होगा, सेपरेशन ऑफ पावर भी, इसको स्ट्रिक्टली अडियरेंस टू सेपरेशन ऑफ पावर, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज पर स्ट्रिक्टली अडियरेंस होता है, जिसके कारण लिबरल डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में हो सकता है कि वोट है, वोट सबको दे सकता है, लेकिन ये सब नहीं है, कम है। इम्पोर्टेंट कि जो डेमोक्रेसी अगर मेन चीज है है ना, तो तो पीपल वुड बी इंजॉइंग दी फ्रीडम। मतलब ये हम नहीं बोल सकते हैं ऑलवेज कि अगर डेमोक्रेसी एग्जिस्ट कर रही यस, है तो पीपल वुड बी इंजॉइंग द फ्यूड फ्रीडम भी तो हो एज सकता दे। है डेमोक्रेसी टुवर्ड्स द मेजोरिटी कंट्रोल, इसलिए। बोलो तो बेसिकली हम बोल रोश। सकते हैं डेमोक्रेसी इज मोर एसोसिएटेड विद कंडक्टिंग इलेक्शन एंड इलेक्टोरल पावर्स के कॉन्टेक्स्ट में। मोर एंड मोर, और उसको और कैसे बनाया जाता है, तो हमने में लिखा हुआ ना, इंडिया में तो अगर प्रियम्बल में क्या लिखा हुआ है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, बाकी रहता नहीं, अगर सिर्फ डेमोक्रेटिक होता है तो रिपब्लिक भी है, सॉवरेन भी है, तो हर एक का मीनिंग है। तो डेमोक्रेसी में आपका जो अधिकार है, राइट्स है, आपको जो पावर है, इट इज रिसाइड्स विद द पीपल ऑफ इंडिया। लेकिन कैसे वो मेंटेन होगा, तो उसके लिए लिबरल डेमोक्रेसी है कि वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, फिर इक्वालिटी हो गया, फिर जस्टिस, और फिर सेपरेशन ऑफ पावर हो गया, तो ये लिबरल डेमोक्रेसी हो गया। तो इंडिया को कभी कभी बोला जाता है ना कि, लेकिन वो सब कमेंट है, ऐसा कुछ नहीं है, इंडिया भी लिबरल डेमोक्रेसी है ओवरऑल, फेयर चेक्स एंड बैलेंसेस है। क्या बोलते प्रवेश? नहीं, मैं यही बोल रहा था जो करुणा ने बोला ना कि सेंट्रलाइजेशन, मतलब चेक्स एंड बैलेंस होते हैं, और जो प्रेरणा ने बोला, वो बेसिकली लिबरल डेमोक्रेसी के इंटेग्रल फीचर तो है, लेकिन लिबरल डेमोक्रेसी को एग्जैक्टली वो डिफाइन नहीं करते। वो यस, करते हैं जैसे मानसी ने बोला कि
कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को कि सेपरेशन ऑफ पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पर, तो चेक एंड बैलेंस तो कॉन्स्टिट्यूशन से लगता है, लिबरल डेमोक्रेसी से नहीं लगता है। और लिबरल जरूरी है डेमोक्रेसी का कॉन्स्टिट्यूशन सिंपल से सा भी हो मतलब प्रवेश, यही है। क्योंकि यूके में हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन भी जैसे नहीं कि है। यूके, लेकिन वहां आप ये नहीं कह हाँ, सकते कि कॉन्स्टिट्यूशन जैक्सन, नहीं है, वहाँ हाँ रिटर्न नहीं है, वहाँ हाँ, रिटर्न नहीं है, रिटेन जैसे नहीं है, कह हाँ देते सही है। हैं। हाँ, ठीक है, ओके। तो लिबरल डेमोक्रेसी का सिंपल सा मतलब यही है जो अभी मानसी ने अच्छे से बताया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, थॉट, ये अगर नहीं है तो डेमोक्रेसी हो सकता है लेकिन लिबरल नहीं होगा। ठीक है, ना कमिंग टू द आर्टिकल कि मेजर ग्रेव रिस्क क्या क्या है, तो यहाँ लिखा हुआ है कि रशिया यूक्रेन वॉर, उसका भी कंक्लूजन हुआ नहीं अभी। इट इज वाइडिंग टू द मोर लार्जर कॉन्फ्लिक्ट विच विल इंक्लूड अदर पावर्स, यूएस और बाकी सब, तो इसका खतरा है। सेकेंड इज वाइडर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द इसराइल एंड हमास टर्निंग इनटू ऑल आउट कॉन्फ्लिक्ट, ये हो सकता है। तीसरा है टू स्टेट सोल्यूशन का भी रिजॉल्वमेंट नहीं हुआ है अभी। अब्राहम अकॉर्ड हुआ था लेकिन इट हैज फॉलन लाइक 9 पिंस, जरूरी ऐसा बोल नहीं सकते लेकिन ऐसा बता, अब्राहम अकॉर्ड बात की कि इट इज अकॉर्ड, पीस अकॉर्ड बिटवीन इसराइल, बहरेन, यूएई। फिर अनईजीनेस इन द इंडो पैसिफिक रीजन, तो वहाँ पर जो कंपटीशन है ओवर द एक EEZ, इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, और जो आर्टिफिशियल आइलैंड्स क्रिएट किया जा रहा है साउथ चाइना सी में और इंडो पैसिफिक रीजन में, तो उस पर भी है। ऑकस कॉड ऑलरेडी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। देन टेक्नोलॉजिकल रिस्क में AI, डिजिटल नेटवर्क डिपेंडेंसी एंड डीप फेक सिंड्रोम, इसको आप ले सकते हो प्रेरणा एग्जाम्पल में। बैकडोरिंग क्या होता है, पॉइजनिंग क्या होता है, ऐसा वर्ड है। AI is capable of being subjected to different types of adversarial attacks, poisoning, which includes degrade a module ability to make relevant prediction। ठीक है, मतलब जो कंप्यूटर प्रेडिक्ट कर सकता है उसमें आप ऐसा फीचर यूज करिए तो आपका प्रेडिक्शन कैपेबिलिटी कम करते हैं, उसको पॉइजनिंग बोलते हैं। बैकडोरिंग involves a malicious trigger input that causes the AI model to misclassifying inputs, मतलब फेक डेटा को अंदर डालना कंप्यूटर के अंदर में, तो बैकडोरिंग, इवेजन हो गया, साइबर डोमेन, रैंसमवेयर, फिशिंग एक्सेट्रा, दिस इज ऑल रिलेटेड टू द साइबर थ्रेट, इसको ले सकते हैं। और क्वांटम AI सिमुलेशन, यूज ऑफ जो क्वांटम कंप्यूटर फॉर द चाइना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब बोलो प्रवेश। मैं बोल रहा हूँ जो चाइना जो आर्टिफिशियल आइलैंड क्रिएट कर रहा है, हम्म, क्या ऐसा उन आइलैंड के अंदर वो करता है मेनली, मेनली क्यों ही क्या होता है बनाता कि है? जो हाँ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है ना, सबका लिमिटेड है एंड इट इज रेगुलेटेड बाय द UN क्लॉज। अब आर्टिफिशियल आइलैंड अगर आप बनाओगे तो उसके 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर अराउंड में आपका एक तरह से एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हो जाएगा। तो आपके पास फिशिंग राइट मिल जाएगा, माइनिंग राइट्स मिल जाएगा। तो अगर आप हर जगह आर्टिफिशियल आइलैंड बनाना स्टार्ट कर दोगे तो आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बढ़ जाएगा और बाकी लोगों का घट जाएगा। ये चैलेंज। ठीक है। और चाइना के जो आर्टिफिशियल आइलैंड बनते हैं वहां पर मिलिट्री बेस जरूर होता है हर आइलैंड के यस ऊपर। यस यस। तो अभी जो टनल में डिजास्टर हुआ इन उत्तराखंड, उसका नाम था सिल्क यारा टनल। ठीक है, याद होना चाहिए। और औशिक ये 200 किलोमीटर नहीं होता है, ये 200 नॉटिकल माइल होता है आई थिंक। ठीक है, करो ना, जस्ट सर्च इट और हाँ, बोल दो। नॉटिकल माइल्स होता है, नॉटिकल माइल, राइट। ओके। हम्म। 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.8 किलोमीटर, उसी का आसपास होता है कि हाँ, 1.4 और जो होता है। इंडिपेंडेंट कंट्रीज है उनका होता है 12 नॉटिकल माइल्स, जो नॉर्मल विदाउट EZ होता है। हम्म। It is now coming to the next article. It is time to revamp the structure of the Supreme Court. तो structure of the Supreme Court को revamp, Pravesh, you can take up this one. ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का इन्होंने बताया कि 3 तरीके की जुरिस्डिक्शन होती है, ओरिजिनल, अपील और एडवाइजरी। ओरिजिनल का है कि सेंटर स्टेट के बीच में लड़ाई है, स्टेट स्टेट के बीच में लड़ाई है, तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर मैटर दर्ज होगा। अपील के अंदर ये है कि अगर आपका फंडामेंटल राइट्स हनन हो गया तो आर्टिकल 32 के अंदर अपील होगा, स्टेट गवर्नमेंट अपील कर सकती है। एडवाइजरी के अंदर ये है कि अंडर आर्टिकल 143 जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो सुप्रीम कोर्ट से या इनके जो CJI इनसे एडवाइस लेते हैं। तो 3 तरीके के मोटे मोटे जुरिस्डिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट के पास होते हैं। आर्टिकल 145 की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है कि सेटअप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कैसे होगा।
अभी तक में हमने देखा कि द लार्जेस्ट बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज 11 जजेस बेंच इन द केशवन एंड भारती केस। सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की अगर हम बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को दो तरीके से डिवाइड किया जाता है, एक होता है लीगल डिवीजन, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन। यानी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जितने मैटर होंगे तो उनमें जो बेंच होता है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन बैठता है, और ये मिनिमम होता है कि 4 से ज्यादा जज ही होंगे, उससे कम नहीं होंगे। लीगल डिवीजन जज बेंच के अंदर होता है कि 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। तो जैसे कि हाई कोर्ट ने किसी को फांसी दे दी तो बेसिकली वो एक मैटर हो जाएगा लीगल डिवीजन का, तो उसमें एक जज ही बैठेगा, 2 भी बैठेगा। लेकिन अगर ये है कि डाटा राइट की बात है, प्राइवेसी की बात है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है वो गठित होता है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार वर्सेस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 1986 में कहा है कि इट इज डिजायरेबल टू इस्टेब्लिश अ नेशनल कोर्ट ऑफ अपील रादर की सुप्रीम कोर्ट ही उसको डील करे, बिकॉज पेंडेंसी बढ़ती है और जो जस्टिस है वो डिले हो जाता है। जो लॉ कमीशन है उसकी 229 रिपोर्ट है 2009 में जो आई, उसने कहा कि 4 रीजनल बेंचेस जो हैं वो बनाने चाहिए, एक दिल्ली में, चेन्नई में, कोलकाता में, मुंबई में, टू हियर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज। लेकिन बात वही आ जाती है कि फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ये कहती है कि हम नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन ही बना देते हैं, या फिर नेशनल जुडिशियल सर्विसेज से क्रिएट कर देते हैं, ताकि जो आप कह रहे हो वो बेसिकली उसको और बड़े लेवल पे कर दिया जाए। तो बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास में ये बेसिकली हिस्ट्री दिखाई है कि किस तरीके से मैं जो ले लेता हूँ सुप्रीम प्रोडक्ट कोर्ट। हिस्ट्री वाला इसमें ठीक है। कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो हाई कोर्ट है आज का, वो आज नहीं बनाया गया था। हाई कोर्ट 1861 में आफ्टर द 1857 रिवोल्ट देखा गया था, 1857 रिवोल्ट में कि हम लोग को जरूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा रीजन में ज़्यादा से ज़्यादा कोडिफाई करना होगा लॉज को, ताकि हम लोग कैसे डोमिनेट करेंगे इंडियन के ऊपर। इसलिए उन्होंने हाई कोर्ट बनाया था 1861 में, एंड बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास में। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में 1935 में फिर जाकर फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, और फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया कहलाया जाता है अभी सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो सुप्रीम कोर्ट है वो उसमें सिर्फ और सिर्फ 8 जज थे। अभी जा करके उसको हर बार अमेंडमेंट किया गया, पार्लियामेंट हैज इंक्रीज द नंबर, तो 8 से 11, 14, 30, और अभी 34 जजेस। तो हम लोग जो पूरा आर्टिकल ने पढ़े कि इतना प्रॉब्लम्स है सुप्रीम कोर्ट में, इतना केस पेंडेंसी है, तो कैसे दूर किया जाए, तो एक बस फाइनल रिकमेंडेशन यहाँ दिया हुआ है कि वर्क ऑफ द सुप्रीम कोर्ट उसको स्प्लिट किया जाना चाहिए 2 में। एक है परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में, और दूसरा फाइनल कोर्ट ऑफ अपील। फाइनल कोर्ट ऑफ अपील मतलब क्या होता है कि आप अपील करना स्टार्ट करते हो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से तो जाता है हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में अपील करते हो तो फिर जाता है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट इज फाइनल कोर्ट ऑफ अपील। और परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, तो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बेंच परमानेंट नहीं है अभी, अभी है कि टेम्पररी बेसिस पर है। हर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पे बात करना है, जजमेंट देना है, फॉर एग्जाम्पल आधार एक्ट हो गया या ट्रिपल तलाक, सब में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में बैठा था। 5 बेंच से ऊपर को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बोलते हैं। तो हर बार जब बैठता है तो टेम्पररी बैठता है। तो यहाँ बात हो रहा है कि वर्क जो सुप्रीम कोर्ट ऐसे डिवाइड कर दे कि अपील का अलग काम चले और परमानेंट का अलग काम चले। इसी कारण वर्क डिवीजन होगा और जल्दी से जल्दी केसेस को रिव्यू किया जाएगा और जजमेंट दिया जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन है प्रेरणा, यू कैन टेक अप दिस वन, कि फाइनल कोर्ट ऑफ अपील और परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को डिवाइड करना चाहिए। तो अभी देखा कि यह इतना छत्तीसगढ़ एक बार 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 बात करते हैं छत्तीसगढ़, तो वहां पर सोचते हैं दिमाग में कि नक्सलाइट एरिया है। लेकिन जनरली वहां पर जो नक्सली का जो इन्फ्लुएंस है सीपीआई माओइस्ट, वो कम होते जा रहा है। इंस्पाइट ऑफ बॉयकॉट कॉल्ड बाय सीपीआई माओइस्ट, वहां पर मेजोरिटी ऑफ द पीपल वेर विलिंग टू वोट इन द इलेक्शन। दिस शोकेसेस द डेमोक्रेसी इज रीचिंग एट अ ग्रासरूट लेवल, और जो सिक्योरिटी अपैरेटस है वो कैसे काम कर रहे हैं वहां जाकर के। तो 14 डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़, एक एग्जांपल ले सकते हैं छत्तीसगढ़ का, सिर्फ छत्तीसगढ़ का दिया हुआ है, तो इसको बस फील कर सकते हैं एग्जाम, इसको एग्जाम के लिए कि 14 डिस्ट्रिक्ट में एलडब्ल्यूई एक्सट्रीमिज्म है, और वहां पर अलग से डिप्लॉयमेंट होता है। तो उसमें कैसे डिप्लॉय, लोकल यूथ को भी डिप्लॉय किया जाता है, फिर सीआरपीएफ को भी किया जाता है। 44 बटालियन वर ऑलरेडी डिप्लॉयड सीआरपीएफ, और बाकी सब रेंज में भी फिर लोकल पुलिस फोर्सेस होते हैं, होम गार्ड्स होते हैं। तो उनका जो ट्रिक्स है, जैसे सीपीआई का ट्रिक्स है कि
पार्लियामेंट्री इलेक्शन सही नहीं होता है, उसके लिए रिवॉल्यूशन चाहिए, आर्म्ड रिवॉल्यूशन चाहिए, तो उनके खिलाफ ये काम करते हैं। तो दो तरह से काम होता है, एक लोग को मोटिवेट करे, लोग को ज़्यादा अवेयर करे विथ रिगार्डिंग टू द इलेक्शनरी प्रोसीजर, और दूसरा जो चीज़ है वो है कि आप डील करें डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ बटालियन, सीआरपीएफ बटालियन और एक्सेट्रा अगेंस्ट द मॉइस्ट एक्टिविटीज। तो दोनों हो रहा है। तो हमने देखा कि कैसे सुकमा, दांतेवाड़ा, बीजापुर, कोई भी अगर एग्जाम्पल बोलता है एलडब्ल्यूई का, सबसे मेजरली 90% केस में दांतेवाड़ा, सुकमा एंड बीजापुर इंडिया में वहीं पर। तो वहां पर जनातना जनतना सरकार है। तो बेसिकली ये सरकार बात करते हैं कि मैं ही गवर्नमेंट हूँ। लोकल लेवल में पंचायत टाइप बैठते हैं उन लोग, और वो बोलते हैं कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं चलता है यहाँ पर, यहाँ सिर्फ मेरा बात चलता है। जो जनतना सरकार, इसको एग्जाम्पल ले सकते हैं जीएस पेपर 3 में, सिक्योरिटी में। और सुकमा, दांतेवाड़ा, बीजापुर के एग्जाम्पल ले सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द माओइस्ट इन्फ्लुएंस। तो वहां पर भी परसेंटेज बढ़ चुका है, ओवरऑल परसेंट 63% हो चुका है वोटिंग का। तो दिस शोकेसेस दैट जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, they also have faith in the Indian judiciary and Indian democracy rather than उनको जो थ्रेटन किया जाता है by the moist military formation। अच्छा एग्जाम्पल है इसका। बता दो प्रवेश, पूछ रही है आंचल, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द लेफ्ट विंग एंड राइट विंग एक्सट्रीमिज्म? तो बेसिकली सिर्फ इतना सा फर्क होता है कि इनकी जो अप्रोच होती है और जो बिलीफ होता है ना, उसका फर्क है। लेफ्ट विंग ये कहते हैं कि हमें जो है जो डेवलपमेंट हुआ है इंडिया के अंदर, उससे हम डिस्प्लेस हो गए हैं। हमारी जो जमीन है वो सरकार ने खोस ली है, और हमारे को कोई राइट्स नहीं है, हम भूखे हो गए हैं। और बेसिकली जो सरकार एंटी सरकार एजेंडा चलाते हैं। तो बेसिकली ये थोड़ा माओइस्ट जो फिलोसफी है उससे इन्फ्लुएंस होते हैं, और ये कहते हैं कि हम अपने हिसाब से सरकार चलाएंगे, और अगर सरकार आर्म्स का यूज करती है तो हम उसको डबल आर्म्स से मतलब डराएंगे। तो जैसा कि देखने को मिलता है AK-47 इनके पास मिलती है, और बहुत सारे जो सीआरपीएफ बटालियंस हैं उनके जो ऑफिसर्स हैं वो हम देखते हैं किस तरीके से क्रॉस फायर से मारे जाते हैं। तो इनका ये होता है कि दे वांट अ सेपरेट, मतलब ये कहते हैं कि हम अपने अपना जो कम्युनिटी है, जो जैसे हमको रूल करना है हम अपने हिसाब से करेंगे, हमें गवर्नमेंट की जो इंटरफेरेंस है वो नहीं चाहिए। जो राइट विंग होता है उसका मानना ये, और इनका जो लेफ्ट विंग वालों का होता है कि हमें फ्रीडम चाहिए, इक्वालिटी चाहिए, और डिफरेंट है प्रवेश, मैं प्रोग्रेस चाहिए। बताता हूँ इसमें, ऐड हाँ। करता हूँ। आप जो बात करें ना, वो आप बात करें लिबरल का, कि फ्रीडम इक्वालिटी है, तो लिबरल लेफ्ट डिफरेंट है वो आज के हिसाब से लेफ्ट से। तो यहाँ जो दो है, इसमें इंडिया में जो लेफ्ट है ना, दो टाइप से लेफ्ट है। एक है मार्क्सिस्ट, मार्क्सिस्ट लेनिस्ट, और एक है मॉइस्ट। मॉइस्ट मतलब क्या होगा, उसका नाम में देखो मॉ लिखा हुआ है, मतलब दे आर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द माओ जेडोंग ऑफ चाइना। तो सीपीआई मॉइस्ट हो गया, वो बेसिकली बात करते हैं कि पेजेंट रिवोल्यूशन, पेजेंट मतलब कि फार्मर रिवोल्यूशन। वो कभी बात नहीं करेगा वर्कर्स का, वर्कर्स का भी धीरे धीरे आ रहा है, लेकिन ओवरऑल उन लोग ट्राइबल्स, फार्मर, पिछड़े अंदर जनजातीय वर्ग के लोगों को एक अधिकार है कि उनका ही पहला हक है इस धरती का, ऐसे उन लोग बात करते हैं। उसके अगर कुछ भी करना पड़े तो सीपीआई मॉइस्ट होगा। एक बात करते हैं कि सीपीआई जनरल इंडिया, उसमें मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट आते हैं। तो मार्क्सिस्ट मतलब कार्ल मार्क्स पे चलने वाला, लेनिनिस्ट मतलब लेनिन, लेनिनवादी, मतलब लेनिन मतलब रशिया, उस पर चलने वाला। वो बात करेंगे इंडस्ट्री बढ़ना होना चाहिए। हम लोग लेफ्ट है, लेकिन सरकार जो होता है वो एक सेंट्रलाइज सरकार होता है, उसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वैसे उन लोग बात करते हैं। अब आते हैं डिफरेंस क्या है दोनों में। तो डिफरेंस मेजरली 3 एरियाज पर है, बेसिक डिफरेंस बता रहा हूँ। लेफ्ट हमेशा बात करेगा सेंट्रलाइज सिस्टम, राइट भी बात करेगा सेंट्रलाइज सिस्टम, लेकिन लेफ्ट जो बात करे वो बात करेगा कि पेजेंट वर्कर का अधिकार है। बोर्जुआ मतलब कि कैपिटलिस्ट क्लास है ना, वो दबा रहा है दुनिया को, तो हम लोग उसके खिलाफ कैसे लड़ना है, और एक गरीब और उनको एक हक मिलना चाहिए। तो जब सरकार में उन लोग आएंगे, जैसे सोवियत यूनियन आया था, और फिर वैसे ही पेजेंट रेवोल्यूशन हुआ था 1949 में, तो सीपीआई वहां पर भी आया था, सीपीआई मोए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। तो दोनों हमेशा पेजेंट मूवमेंट था और वर्कर्स मूवमेंट था। तो उनको बात करते हैं। राइट विंग बात करते हैं कि देखो ये भी सरकार में है, लेकिन मुझे बेसिकली प्योरिटी चाहिए, कि भाई मेरे कुछ लोग होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जाति के ऊपर भी हो सकता है, ये एथनिक हो सकता है। तो ये राइट विंग का अपना मानना है। प्रो कैपिटलिस्ट है, ये एंटी कैपिटलिस्ट होगा एक तरह से। सेकंड वो एरिया है कि वो लेफ्ट में कि लोग है कि सेंट्रलाइजेशन बहुत ज़्यादा है, और उनका जो
अधिकतर मतलब करीब करीब सब चीज सेम ही है राइट विंग और लेफ्ट विंग में, बस 2-3 फर्क है कि वो रेस का और एथनिक का ज्यादा उन लोग बढ़ावा करते हैं राइट, लेकिन लेफ्ट में गरीब तबका और बाकी लोग का बात करते हैं। वॉयलेंस दोनों तरफ में है, आपका फ्रीडम एक्सप्रेशन दोनों कम करना चाहता है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर दोनों तरफ में है। और इसमें भी मसीहा हो सकता है, लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है। इसमें भी माओ जेडोंग हो गया, स्टालिन हो गया, वहां पर भी वैसे ही है। तो ब्रॉडली स्पीकिंग ओवरऑल एरिया में सेम है, लेकिन कुछ कुछ एरिया में डिफरेंस है बस। आंचल। तो इसमें औशिक आप ये बता देते हैं कि किस तरीके से लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो है या फिर राइट विंग वो कम हो रहा है। तो 1 मिनट के अंदर मैं बता देता हूँ। तो बेसिकली अगर इंस्टीट्यूशनल, क्योंकि यहाँ पे सिविल सोसाइटी के स्टेप्स को इंस्टीट्यूशनल के स्टेप के अंदर देखा जाता है। तो पहला है टेक्निक मॉडर्नाइजेशन ऑफ द डिफेंस फोर्सेस। तो उनको स्पेशल जो है यूनिफॉर्म यस। सेटअप और जो टेक्निक्स होती है और टैक्टिक्स होती हैं, पूरा उसका मैकेनिज्म चेंज है लेफ्ट विंग के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर डेडिकेटेड लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म डिवीजन होता है। ये आई थिंक पिछले 20 साल से है। उसके बाद जो पकड़े जाते हैं द क्रॉस फायर्स, उनको जो सीआरपीएफ बटालियंस होती हैं उनके अंदर ही रिक्रूट किया जाता है और उनको बेसिकली स्पाई का काम उनसे कराते हैं। और कॉमोफ्लेग एक टेक्निक होती है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को डील करने के लिए, कॉमोफ्लेग टेक्निक। तो इसमें बेसिकली ये होता है कि जो गांव के लोग होते हैं उनको ही अ, उस तरीके की यूनिफॉर्म पहनाई जाती है जिस तरीके से जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाले होते हैं वो पहनते हैं। और ताकि ये पता लग जाता है जो पुलिस वालों को कि हाँ इनको हमने पहनाई है, और उनको देखकर वो मिक्स हो जाते हैं। तो बेसिकली इस तरीके से उनको पकड़ लेते हैं फिर मार देते हैं। तो ये एक नया है। ओके परोक्ष। और दो मैं ऐड करूंगा। एक तो एनटीआरओ का रोल है लेफ्ट विंग के लिए, आईबी का भी अपना एक वहाँ पर बॉडीज है। दूसरा है कि ग्रासरूट लेवल में गवर्नमेंट स्कीम्स को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म कम हो। तो जो भी आप हाँ, और स्कीम का दूसरा जो नया भारतीय नाम ले सेना। सकते हो वो डाल सकते हो। और चौथा होगा हम्म, कि कोर बटालियन, कोबरा कमांडो का बटालियन है, वो भी काम करता हूँ बस। हम्म। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, दिव्या यू कैन